हेलो फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। यदि दुनिया का सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और उन सारे पैसों को दुनिया के सारे लोगों के बीच बराबरी रूप से बांट दिया जाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको बराबर पैसा बांट दिया जाता है, तो इस दुनिया में क्या होगा? आई मीन टू से दैट if we divide all the money of the world equally among all the people, then what will happen? क्या दुनिया में अमीरी और गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया में सब बराबर हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूं कि एक साल बाद जो अमीर लोग थे वापिस वो अमीर बन जाएंगे और जो गरीब लोग थे वापिस गरीब बन जाएंगे। The rich people will become rich again and the poor people will become poor again. My dear friends, rich और poor ये सब आपकी थिंकिंग, आपकी जो मेंटलिटी है, आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो फिलोसॉफी है और आपका द वे ऑफ लिविंग द लाइफ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज का जीडी का टॉपिक है रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग, अमीर सोच और गरीब सोच। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में ये गरीब और अमीर ये सब आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। और एक बिल गेट्स का एक कोटेशन याद आता है, इफ यू आर बोर्न पुअर it's not your mistake, but if you die in poverty then it's your biggest mistake. यदि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन यदि आप गरीब होकर मरे हैं तो इसमें आपका सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी गलती है। So let's start. Here we go as a very interesting topic between rich thinking versus poor thinking, and just find out what are the major differences between rich thinking and poor thinking. तो आप मेरे वन साइड रिच थिंकिंग के जो पॉइंट्स हैं वो देख पा रहे हैं और दूसरी साइड पुअर थिंकिंग के जो पॉइंट्स हैं वो देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी जीडी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उन पर जाकर आप देख सकते हैं, कंप्लीट नॉलेज मैंने दी है सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट रिच थिंकिंग के फेवर में, इन्वेस्ट मनी ऑन एसेट्स फर्स्ट like property, gold, shares, etc. Money begets money, after then spend money on comfort. Rich mentality के जो लोग होते हैं वो सबसे पहले अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं एसेट्स के ऊपर, लाइक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं या फिर शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता है मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा बनाया जाता है और उसके बाद वो अपना पैसा खर्च करते हैं कंफर्ट के ऊपर, सुख सुविधाओं के ऊपर, लायबिलिटीज के ऊपर। इधर पुअर थिंकिंग का जो पहला पॉइंट है, स्पेंड मनी ऑन कंफर्ट और लायबिलिटीज फर्स्ट, लाइक लग्जरी कार, कॉस्टली मोबाइल्स, क्लोथ्स एटसेट्रा। पुअर मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना वो पैसा खर्च करते हैं सुख सुविधाओं के ऊपर सबसे पहले, जैसे कि लग्जरी कार खरीद लेते हैं, लोन ले लेते हैं और ईएमआई चुकाते रहते हैं और लग्जरी कार खरीद लेते हैं और कॉस्टली मोबाइल खरीद लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनकी सैलरी 20,000 होती है पर मंथ, लेकिन मोबाइल रखते हैं 60,000 70,000 का और खर्चा करते हैं ब्रांड कपड़ों के ऊपर। ये पुअर मेंटलिटी के लोग होते हैं। वो एसेट्स के ऊपर खर्चा नहीं करते, सबसे पहले खर्चा कहां करते हैं? कंफर्ट और लायबिलिटीज के ऊपर। इधर आता है नंबर 2 पॉइंट रिच थिंकिंग के फेवर में, फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड अपॉर्चुनिटीज।
रिच मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं कि देखो प्रॉब्लम सबको होती है, प्रॉब्लम्स रिच पीपल और पुअर पीपल दोनों ही फेस करते हैं, लेकिन रिच पीपल जो लोग होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उस पर फोकस करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। और अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी, नया जो अवसर हैं उसको वो कभी खोते नहीं हैं। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी इज लाइक एन आइस, इफ यू थिंक मोर इट मेल्ट्स। अपॉर्चुनिटी, अवसर, ये एक बर्फ की तरह होता है, यदि आप ज्यादा सोचेंगे तो ये पिघल जाता है। और इधर आता है नंबर 2 पॉइंट पुअर थिंकिंग के लिए, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एंड इनकैपेबिलिटी। पुअर मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं कि ये समस्या वो समस्या को ही लेके बैठे रहते हैं, सॉल्यूशन पर ध्यान देते नहीं। और दूसरी बात आती है, वो हमेशा अपनी इनकैपेबिलिटी, अपनी जो नाकामयाबी है, वो अपनी जो असमर्थता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है रिच थिंकिंग के लिए, टेक सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल वर्क्स एंड डिसीजन पावर। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो सभी काम की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। अगर वो उस काम में सफल हुए या उस काम में असफल हुए, लेकिन वो सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है, उनका जो डिसीजन पावर है, निर्णय शक्ति जो होती है बड़ी मजबूत होती है, वो सेल्फ डिसीजन पावर रखते हैं। इधर जो नंबर 3 पॉइंट है पुअर थिंकिंग के लिए, ब्लेमिंग ऑन अदर्स, नो डिसीजन पावर। पुअर मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों पर ब्लेम लगाते रहते हैं, आरोप लगाते हैं, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर, आई एम फेलियर, आई एम अनसक्सेसफुल, उसकी वजह से वो हमेशा ब्लेम लगाते हैं। और उनका जो डिसीजन पावर होता है ना, बड़ा वीक होता है। पुअर मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो डिसीजन ले नहीं पाते। इधर नंबर 4 पॉइंट आता है रिच थिंकिंग के लिए, नेवर गिव अप इजीली एंड टेक रिस्क। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं, वो कभी भी आसानी से किसी काम को छोड़ते नहीं है, वो गिव अप नहीं करते। वो एक बार ठान लेते हैं ना, तो उस काम को पूरा करके रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, टेक रिस्क। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो जोखिम उठाना पसंद करते हैं। कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता। वो रिस्क उठाने में घबराते नहीं हैं। और इधर नंबर 4 पॉइंट पुअर थिंकिंग के लिए, गिव अप व्हेन डिफिकल्टीज फेस, प्ले सेफ। पुअर मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, कि वो जब भी कोई डिफिकल्टीज आती हैं, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई डिफिकल्टीज आती है तो वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बीच में भाग चले जाते हैं। और वो हमेशा प्ले सेफ खेलते हैं, वो रिस्क नहीं उठाते हैं, रिस्क उठाने में उनको डर लगता है। नंबर 5 पॉइंट आता है रिच थिंकिंग के लिए, ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, बिलीव सिस्टम, आई कैन ट्राई एंड ट्राई। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं, वो हमेशा जिंदगी का जो पॉजिटिव साइड है, जो सकारात्मक सोच है, उस पर ध्यान देते हैं। वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहते हैं, आशावादी बने रहते हैं। और उनका जो बिलीव सिस्टम है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, अपने आप पर बिलीव करते हैं, आई कैन, मैं कर सकता हूं, और ट्राई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इधर नंबर 5 पॉइंट आता है पुअर थिंकिंग के लिए, सी द नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ, नो बिलीव सिस्टम, आई कांट, नो ट्राई। पुअर थिंकिंग के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव साइड को देखते हैं, सबसे पहले नकारात्मक सोच रखते हैं, पेसिमिस्टिक रहते हैं, निराशावादी रहते हैं। उनका जो बिलीव सिस्टम होता है ना, बहुत कमजोर होता है। और वो हमेशा सोचते हैं कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा सोचते हैं। और नो ट्राई, पुअर मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश नहीं करते, इसलिए उनको सफलता मिलती नहीं है।
इधर नंबर 6 पॉइंट आता है रिच थिंकिंग के फेवर में, क्यूरियस टू लर्न न्यू नॉलेज कंस्टेंटली एंड थिंक बिग। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा जिज्ञासु रहते हैं नई नई नॉलेज पाने के लिए। वो जानते हैं कि लर्निंग जो प्रोसेस है वो एंडलेस है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो नई नॉलेज को पाने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं और लगातार नई नॉलेज को पाते रहते हैं। जैसे कि बिल गेट्स का एग्जांपल दूंगा, बिल गेट्स आज भी किताबें पढ़ना पसंद करता है। और थिंक बिग, रिच मेंटलिटी के लोग बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जैसे कि पुअर मेंटलिटी सोचती है कि 1 लाख महीने कमाना है या 10,000 महीने कमाना है, और रिच मेंटलिटी कहती है 1 करोड़ कमाने हैं। कैसे? और इधर जो नंबर 6 पॉइंट आता है पुअर थिंकिंग के लिए, डोंट वांट टू लर्न न्यू नॉलेज, कंसिडर देमसेल्फ ए जीनियस पर्सन, थिंक स्मॉल। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते, वो अपने आप को जीनियस समझते हैं। अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। और थिंक स्मॉल, छोटी सोच रखते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इधर नंबर 7 पॉइंट आता है रिच थिंकिंग के लिए, डू स्मार्ट वर्क, मनी इक्वल आइडिया, क्रिएट सेल्फ डेस्टिनी। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क बहुत बड़ी बात है भैया। स्मार्ट वर्क करके वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। उनको पता है पैसा कमाया जाता है आइडिया से, ज्यादा बड़े आइडियाज होंगे और पैसा ज्यादा कमा पाएंगे। और क्रिएट सेल्फ डेस्टिनी, और रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो अपना लक अपने साथ लेकर चलते हैं। वो अपना भाग्य, अपनी जो डेस्टिनी है वो अपने साथ लेकर चलते हैं। वो डेस्टिनी का खुद निर्माता होते हैं, वो खुद निर्माण करते हैं। और इधर नंबर 7 पॉइंट आता है पुअर थिंकिंग के लिए, डू हार्ड वर्क, मनी इक्वल टाइम, वेट फॉर डेस्टिनी, मिरेकल्स। मिरेकल्स हो जाएगा कोई लाइफ में। पुअर मेंटलिटी के जो लोग होते हैं वो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। वो सोचते हैं कि जितना टाइम दूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये गलत सोच है। और वो हमेशा डेस्टिनी का वेट करते हैं कि कभी किस्मत बड़ी होगी, कभी भगवान छप्पड़ फाड़ के देंगे, कभी कोई मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, यू नो। इधर नंबर 8 पॉइंट आता है रिच थिंकिंग के फेवर में, लिव अ सिंपल एंड डाउन टू अर्थ लाइफ। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं वो एक साधारण जीवन जीते हैं और एक जमीनी हकीकत वाली जिंदगी जीते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसी सोच रखते हैं। नंबर 8 पॉइंट आता है पुअर थिंकिंग के लिए, शो ऑफ, जेलियस लाइफ। पुअर मेंटलिटी हमेशा दिखावा करती है, दिखावा, वो दिखावा करती है, ब्रांड चीजें खरीद लेती है, दिखावा करती है, और जेलियस, ईर्ष्या करती है कि उसके पास इतना पैसा क्यों है, जरूर उसने कोई 2 नंबर का काम किया होगा। तो ऐसी सोच रखते हैं। इधर आता है नंबर 9 पॉइंट रिच थिंकिंग के फेवर में, फॉलो अ फिक्स टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यूज टाइम मनी इन प्रॉपर वेज। रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं उनका एक फिक्स टाइम मैनेजमेंट होता है और मनी मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। वो अपना टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं और मनी को मैनेज करना जानते हैं। और वो जो रिच मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, यूज टाइम एंड मनी इन प्रॉपर वेज, वो सही तरीके से अपना टाइम और पैसा मन की सही जगह इस्तेमाल करते हैं। और इधर जो नंबर 9 पॉइंट आता है पुअर थिंकिंग का, डोंट फॉलो अ फिक्स टाइम एंड मनी मैनेजमेंट, वेस्टेज टाइम मनी इन यूजलेस थिंग्स। पुअर मेंटलिटी के जो लोग होते हैं उनका कोई फिक्स टाइम मैनेजमेंट नहीं होता,
कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 3 घंटे पढ़ रहे हैं, और उनका कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होता। वो कहीं नहीं लिखते कि कहाँ पैसा खर्च किया, कहाँ से पैसे की प्लानिंग क्या है, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होता है, और वो अपना टाइम और मनी यूजलेस थिंग्स में बर्बाद करते रहते हैं। तो इधर आता है नंबर 10 पॉइंट रिच थिंकिंग के फेवर में, कमिटेड टू बीइंग रिच। रिच मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, उनका जो इरादा होता है ना रिच बनने का, बहुत मजबूत होता है। और इधर जो नंबर 10 पॉइंट आता है पुअर मेंटालिटी का, वो ये होता है लाइक वांट टू बी रिच। इच्छा होती है रिच बनने की। देखो, इच्छा और इरादे में बहुत अंतर है। इच्छा प्रॉब्लम को देखकर मर जाती है, और इरादे जो होते हैं ना, प्रॉब्लम सामने आती है तो इरादे मजबूत हो जाते हैं। तो रिच पीपल के जो इरादे, कमिटमेंट बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल है ना, उनकी इच्छा होती है। हर लोग रिच बनना चाहता है, लेकिन सभी रिच नहीं बन सकते। इरादे मजबूत होने चाहिए। इधर आता है नंबर 11 पॉइंट रिच थिंकिंग के फेवर में, इंप्रूव गुड हैबिट्स स्किल्स। रिच मेंटालिटी के जो लोग हमेशा अपनी जो आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनको इंप्रूव करते हैं, और अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो कौशलता है, उन पर ध्यान देते हैं। रिच मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, वो अपने नेक के जो ऊपर है ना, वहां ज्यादा खर्चा करते हैं, और जो पुअर मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी नेक, अपनी गर्दन के नीचे खर्चा करते हैं, खाने पीने में और एंजॉय में, यू नो। सबसे बड़ी बात आती है हैबिट। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रिच और पुअर, ये सब आपकी आदत के ऊपर निर्भर करता है। रिच मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, वो अपनी आदतों के ऊपर फोकस करते हैं। रोज सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना और एक्सरसाइज करना, अच्छा ज्ञान हासिल करना, ये आदतें होती है, उनकी आदतें अच्छी होती हैं, और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इधर जो पुअर मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, इन्वॉल्व इन बैड हैबिट्स, वो हमेशा गंदी आदतों में पड़े रहते हैं। 12 पॉइंट आता है रिच थिंकिंग के फेवर में, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, मेक सॉलिड प्लान फॉर फ्यूचर। रिच पीपल जो होते हैं ना, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। वो आज के बारे में सोचते हैं, नाउ, अभी क्या करना है, इस पे ध्यान देते हैं, आज क्या करना है, और वो बड़ा सॉलिड प्लान करते हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। और इधर नंबर 12 पॉइंट आता है, ऑलवेज रिग्रेट फॉर पास्ट, वरी फॉर फ्यूचर। पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, वो अपना पास्ट में पड़े रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं। पास्ट की रिग्रेट करते रहते हैं, पास्ट का जो पछतावा है उसमें पड़े रहते हैं कि मैंने वो गलती की, मैंने वो किया, वो पास्ट की बातें करते हैं, और फ्यूचर की बेवजह टेंशन में रहते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। इधर आता है नंबर 13 पॉइंट, रिच मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, इंक्रीज मल्टीप्लाई इनकम सोर्सेस। रिच मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी इनकम के जो सोर्सेस हैं उसको बढ़ाते हैं, कि एक जगह से इनकम आ रही है तो 2 जगह से आए, 3 जगह से आए, 4 जगह से आए, कई जगह से इनकम आए। जैसे रिलायंस के देखो, रिलायंस के मॉल हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, और रिलायंस अलग जगह पैसा कमा रहे हैं। इनकम सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। और इधर जो होते हैं ना, पुअर थिंकिंग के जो लोग होते हैं, उनका जो लिमिटेड इनकम सोर्स होता है, एक ही जगह से इनकम आ रही है भैया। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, जो दुकानदार हैं, जो कोई भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जो एक ही सोर्सेज हैं, उनका धंधा सबका डिस्टर्ब हो गया, तो उनका लिमिटेड इनकम सोर्सेज होता है। इधर आता है नंबर 14 पॉइंट रिच थिंकिंग के फेवर में, नो साई फॉर वर्क, डोंट पे अटेंशन ऑन पीपल। रिच मेंटालिटी के लोग कभी शर्म नहीं करते अपने काम को करने में, चाहे छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो शर्म नहीं करते। और वो कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोगों की सोच पे ध्यान नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, इस पे ध्यान देते हैं। और इधर जो पुअर मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, फील साइनेस, थिंक व्हाट विल पीपल से।
और पुअर मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा साइनेस की फीलिंग रखते हैं, शर्म करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए साइनेस करते हैं और ये सोचते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो ये क्या कहेगा, ऐसी सोच रखते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट रिच थिंकिंग का जो पॉइंट है, प्रीफर टीम वर्क बिकम क्रिएटर। रिच मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा टीम वर्क में विश्वास करते हैं। उनको पता है कि वो इंडिविजुअल सफलता हासिल नहीं कर सकते, वो टीम वर्क में बिलीव करते हैं, उनकी टीम होती है। और बिकम क्रिएटर, क्रिएटर बनते हैं, वो निर्माता बनते हैं, वो क्रिएट करते हैं। और इधर जो पुअर थिंकिंग का जो पॉइंट आता है, प्रीफर इंडिविजुअल वर्क रिमेन वॉचर। पुअर मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी जो इंडिविजुअल वर्क है अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, वो सब पर ध्यान नहीं देते और हमेशा वॉचर बने रहते हैं, अर्थात क्रिएटर नहीं बन पाते। वॉचर के बाद क्रिएटर बनना चाहिए। अगर आप कोई वॉचर कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपको अपना नॉलेज भी लोगों को शेयर करना चाहिए। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे आपको मेरे जो अगले वीडियो हैं बहुत जल्दी मिल सकते हैं। बेल आइकन को दबा देना और मेरा नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। थैंक्स अगेन।